नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे ज्योग्राफी यानी भूगोल बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर यानी कि बीए थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर संख्या 2 के बारे में। इसमें आपको पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ना है यानी इकोलॉजी के बारे में पढ़ना है। इकोलॉजी से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। इकोलॉजी किसे कहते हैं, पारिस्थितिकी क्या है। इससे पहले आप लोगों ने पहले चैप्टर के बारे में चर्चा किया और उससे पहले सिलेबस डिस्कशन मैंने पूरा किया था। तो ये तीसरी क्लास होगी बेसिकली, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे इकोलॉजी के बारे में। चैप्टर संख्या 2 जियोग्राफी बीए थर्ड सेमेस्टर, न्यू मॉडर्न पेपर मतलब कि न्यू बैच 2026-27 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चले बिना समय गंवाए हुए मैं टॉपिक की तरफ आगे बढ़ता हूं। टॉपिक का नाम है पारिस्थितिकी, अंग्रेजी में कहते हैं इकोलॉजी। इको शब्द को अलग हटा दीजिए, लॉजी माने होता है लोगोस यानी कि शास्त्र या विज्ञान। यानी यहां से झलकता है कि भाई इकोलॉजी एक शास्त्र या विज्ञान है। ठीक है, अब किसका है उसको आगे समझते हैं। ठीक है, किसका शास्त्र है किसका विज्ञान है, इसको समझने के लिए आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी। देखिए इकोलॉजी, इकोलॉजी शब्द की अगर बात करें बेटा, इकोलॉजी शब्द जो है इसकी उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों से हुई है। पहला शब्द है ओइकोस। ओइकोस मतलब होता है घर या आवास। ठीक है, और लोगोस, लोगोस लोजी से शब्द जो बना, लोजी शब्द है वो लोगोस से बना है। लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। ठीक है, यानी शास्त्र या विज्ञान कह सकते हैं बेसिकली। यानी जब हम किसी जीवों के प्रजातियों के घर का, उनके वातावरण का अध्ययन करते हैं, ऐसे शास्त्र या विज्ञान को इकोलॉजी कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी का तात्पर्य जीवों और उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों के अध्ययन से है। यानी कि ऐसा विज्ञान, एक ऐसा शास्त्र, एक ऐसा विषय जो कि जीवों का उनके पर्यावरण के संदर्भ में या उनके और उनके पर्यावरण के बीच, जीवों के और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। ऐसे शास्त्र या ऐसे विज्ञान को इकोलॉजी कहते हैं। पर्यावरण क्या है? जो हमको चारों तरफ से घेरे हुए है, हमको प्रभावित भी करता है और हमसे प्रभावित भी होता है, उस चीज को हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, आपको मैंने पर्यावरण उस समस्त दशाओं का योग है जो हमको चारों तरफ से घेरे हुए है और हमको प्रभावित भी करता है। तो ऐसा क्षेत्र जो जीव माने जीव में मनुष्य भी आ जाते हैं, तमाम प्रकार के प्रजातियां और तमाम प्रकार के आपके जीव जंतु सब आ जाते हैं। तो जीवों के उनके पर्यावरण के संदर्भ में या उनके पर्यावरण के बीच और जीवों के बीच जो अंतर संबंध है, जो रिलेशन है, क्या जीव कितना प्रभाव उस पर डालते हैं, वो कितना प्रभाव उस पर डालते हैं, ये जो संबंध तालमेल है, उसी तालमेल का अध्ययन शास्त्र विज्ञान करता है इकोलॉजी। ठीक है, तो जीवों और उनके पर्यावरण के मध्य जो संबंध होते हैं, उन्हीं संबंधों का अध्ययन करता है। साथ ही साथ इसमें यह देखा गया है इकोलॉजी में कि जीव जो होते हैं, जीव माने पौधा, जंतु, मनुष्य सब आ जाते हैं। अपने वातावरण के भौतिक पक्ष जैसे कि जल, वायु, मृदा तथा जैविक कौन से हैं? जैसे कि अन्य जीव जंतु जो है वो जैविक हैं। जल, वायु, मृदा ये सब एक प्रकार से अजैविक है यानी कि भौतिक घटक है। इन घटकों के साथ किस प्रकार पारस्परिक क्रिया करते हैं, उसी क्रिया को भी समझाता है। क्योंकि अजैविक घटक मैंने आपको बताया था, पर्यावरण के दो घटक होते हैं बेसिकली, जो मुख्य होते हैं, एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक। जैविक घटक जिसमें जीव रहते हैं, अजैविक घटक जिसमें जीवन नहीं रहता है। तो जैविक घटक जो होता है बेटा, वो एक जैसे मनुष्य एक जैविक घटक है, जैसे जीव जंतु जैविक घटक है, वनस्पतियां जैविक घटक है। अजैविक घटक जैसे कि मृदा, जल, वायु, तापमान, ठीक है, ये सब आपके क्या हैं? ये सब आपके अजैविक घटक हैं। तो जल, वायु, तापमान इन सभी का प्रभाव हम पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? जैसे जहां पर विषुवत रेखा होती है, जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, वहां लोग करिया हो जाते हैं, सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो वो प्रभाव पड़ रहा है हम पर ना। तो कहीं ना कहीं पे उसका प्रभाव हम पर्यावरण पर, वनस्पति पर, सब पर पड़ रहा है और उस पर भी हम प्रभाव डाल भी रहे हैं। जैसे कि हम रेडियो जो क्या नाम है CFC गैस का उत्सर्जन ज्यादा कर देते हैं, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी जिससे AC से निकलती है, फ्रिज से निकलती है, तो उसका हम प्रयोग ज्यादा करते हैं। इससे क्या होता है, जो ओजोन लेयर है ऊपर, उसमें छिद्र होता है और उसमें जब छिद्र हो जाता है, छिद्र माने छेद, जब उसमें होल हो जाता है तो फिर वहां से जो पराबैंगनी किरणें हैं सूर्य की, यानी अल्ट्रावायलेट किरणें, वो पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं। और जब उस पहुंचती है तो इससे क्या होता है, स्किन कैंसर यानी चर्म कैंसर वगैरह, चमड़े की तमाम प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। यह बात आप ध्यान रखेंगे। इसलिए हमको जरूरी होता है कि इसको हम बचा करके रखें, संरक्षित करके रखें। इसीलिए हमको इकोलॉजी पढ़ाया जाता है, ताकि हम पर्यावरण के बीच में, पर्यावरण और उनके जो जीव हैं उनके बीच का जो संबंध है, उनके बीच का जो पारस्परिक, जो एक प्रकार से मध्य जो बीच में संबंध होता है, अंतर संबंध होता है, उन्हीं अंतर संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी करता है। इकोलॉजी आपको समझ में आ गया होगा क्या? जैसे कि
एक झील है, वहां भी एक मतलब झील क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें तमाम प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। अब उनका जल पर क्या प्रभाव पड़ता है, जल उस पर क्या प्रभाव डालता है मछलियों पर, वो क्या होता है, उसका अध्ययन करना क्या कहलाएगा, इकोलॉजी कहलाएगा। इकोसिस्टम आगे चल करके हम तीसरे चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। हेडिंग डालिएगा इकोलॉजी की परिभाषा, डेफिनेशंस ऑफ इकोलॉजी। पहले विद्वान आते हैं अर्नेस्ट हेकल। अर्नेस्ट हेकल कहते हैं कि पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जो जीवों के उस समस्त संबंधों का अध्ययन करता है जो उनके जैविक और अजैविक वातावरण से होता है, उन संबंधों का अध्ययन करता है जो जैविक और अजैविक वातावरण से एक प्रकार से संबंधित होता है जीवों के, ठीक है, या उनमें जो अंतर संबंध होता है जैविक घटकों के बीच में और अजैविक घटकों के वातावरण से जो प्रभाव पड़ता है जीवों पर, उन्हीं का अध्ययन करता है। एजी टांसले कहते हैं कि पारिस्थितिकी जीवों तथा उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। क्या, जीवों और जीव के जो पर्यावरण होता है, उन पर्यावरण के बीच में जो संबंध होते हैं, उन्हीं संबंधों का एक वैज्ञानिक धरातल पर अध्ययन करता है, सिस्टमेटिकल वे में अध्ययन करता है, एक व्यवस्थित क्रम में अध्ययन करता है, सुव्यवस्थित अध्ययन करता है, सुसंगठित अध्ययन करता है। इस प्रकार के अध्ययन को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। किसके अध्ययन को, जीवों के और उनके जो पर्यावरण है जीव के, जो जीवों को प्रभावित करते हैं, उनके बीच जो संबंध होते हैं, जीव और उनके पर्यावरण के बीच में जो संबंध होते हैं पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के माध्यम से, वह एक प्रकार से जो है पारिस्थितिकी कहलाता है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही सरल टॉपिक है, कोई बहुत जटिल टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको इसको समझना बहुत जरूरी है। ओडम नाम के एक विद्वान आते हैं। ओडम नाम के विद्वान कहते हैं बेटा कि पारिस्थितिकी वह विज्ञान है, यानी एक साइंस है पारिस्थितिकी। कैसा साइंस है, ऐसा साइंस है जिसमें, किसमें, पारिस्थितिकी में। पारिस्थितिकी क्या है, एक विज्ञान है। इस विज्ञान में होता क्या है, जीवों की संरचना का अध्ययन, जीव क्या कार्य करते हैं वो अध्ययन, और वितरण, जीव कितने कितने मात्रा में कहां कहां पर फैले हुए हैं उसका अध्ययन। पर्यावरणीय अध्ययन क्या था, पर्यावरणीय मतलब कि पर्यावरण का उनके वितरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनके कार्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और उनकी संरचना को कैसे पर्यावरण प्रभावित करता है, इन प्रभाविता का अध्ययन करता है चीजें, ठीक है। इस तरीके से आप चीजों को समझ पा रहे होंगे और जान पा रहे होंगे। बहुत ही बारीकी के साथ मैंने तीनों विद्वानों की परिभाषा को समझा। फिर से समझे, किसने कहा, सबसे पहले परिभाषा दी अर्नेस्ट हैकल ने। क्या कहा कि पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जो जीवों के उस समस्त संबंधों का अध्ययन करता है जो उनके जैविक और अजैविक वातावरण से होते हैं। टांसले कहते हैं कि पारिस्थितिकी जीवों तथा उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करता है, वैज्ञानिक अध्ययन। और ओडम कहते हैं कि पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसमें जीवों की संरचना, कार्य और वितरण का पर्यावरणीय अध्ययन किया जाता है। बेसिकली चीजें मैंने आपको समझा रखी है ऑलरेडी, तो आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा एक विशेष परिभाषा आपके लिए तैयार की गई ताकि आपको और समझ में आ जाए अच्छे से। देखिए, पारिस्थितिकी एक ऐसा वैज्ञानिक अनुशासन है जो जीवों तथा उनके चारों ओर पर्यावरण के बीच जटिल और पारस्परिक संबंधों को समझने का कार्य करता है, जिससे जैविक विविधता, पारिस्थितिक संतुलन और पर्यावरणीय स्थायित्व सुनिश्चित होता है। अब यहाँ पर जैविक विविधता आगे आपका एक टॉपिक आएगा, चैप्टर आएगा। पारिस्थितिक संतुलन भी आपका एक टॉपिक आएगा, ठीक है। जैविक विविधता क्या, तो जहां पर ऐसे जीव जंतु, जहां पर जीवों की कई प्रजातियां इकट्ठा रहती हूँ, जीवों की तमाम प्रजातियां और तमाम वनस्पतियां इकट्ठा रहती हुई पूरा हॉट स्पॉट, एक मतलब एक स्थल हो जाए जहां पर तमाम वनस्पतियां, तमाम चीजें रहती, वही जैव विविधता, कई प्रजातियां जीवों को इकट्ठा रहती हैं और वो वातावरण को प्रभावित करती है और प्रभावित भी होती है, एक दूसरे से संबंधित होती है, वह जैव विविधता का एरिया कहलाता है। पारिस्थितिकी संतुलन होता है कि पारिस्थितिकी में मतलब ऐसा आप डेवलपमेंट करें, ऐसा विकास करें जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो, पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी ना आए, पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास ना हो, ठीक है। पर्यावरणीय स्थायित्व भी तभी बना रहेगा जब आप पारिस्थितिकी संतुलन को स्थापित कर पाएंगे। तो पारिस्थितिकी एक ऐसा वैज्ञानिक अनुशासन है जो जीवों तथा उनके चारों ओर के जो पर्यावरण है उनके बीच जटिल और पारस्परिक जो संबंध होते हैं उनको समझने का काम करता है, जिससे होता क्या, जैविक विविधता, पारिस्थितिक संतुलन और पर्यावरण स्थायित्व रूप से बना रहता है, पर्यावरण स्थायित्व सुनिश्चित होता है, ठीक है। इससे जब हम इसको पढ़ते हैं, अब आपको बता दूं कि अगर आपको हमारे कोर्स में ज्वाइन होना है और इस सभी का पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप एसएमएस कीजिए 9161936062 पर आप एसएमएस कर दीजिएगा, ठीक है। किस नंबर पर, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस। अपना नाम एसएमएस कीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट्स के नेम और आप किस सेमेस्टर में हो, अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। 3rd सेमेस्टर में है, आप लिख करके भेज दिए गुरुजी हम 3rd सेमेस्टर में है, हमारा नाम ये है, हम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और हमारे ये सब्जेक्ट हैं, ठीक है। जैसे आप इतना लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजेंगे, उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपए मात्र फीस जमा कर देने होंगे।
केवल 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। ये 100 रुपए फीस आप खुद भी जमा कर सकते हो और किसी दूसरे व्यक्ति से, अपने पापा से, अपने भाई से, या आपके घर में कोई भी चलाता हो आप उससे सेंड करवा सकते हैं। किसी बाहर से कोई व्यक्ति चलाता हो, आपके दोस्त यार मित्र हित मित्र जो भी हो चलाते हो, तो उनसे भी आप जो है ऑनलाइन पेमेंट करवा सकते हैं। जैसे फीस जमा करेंगे, स्कैनर क्यूआर कोड, जैसे आप जो है स्कूल जाते हैं, खाना जो है कुछ खाने बाहर जाते हैं, समोसा चाय नाश्ता करने जाते हैं बाहर, आप ऑनलाइन फोन के माध्यम से कर देते पेमेंट। सेम ऐसे पेमेंट इसमें भी करना पड़ता है, कोई अलग से पेमेंट ऐसा नहीं कि बहुत जटिल प्रोसेस है, बहुत सरल प्रोसेस है। जैसे आप फीस जमा करेंगे, आपके पास जो है आपको जो है लाइव क्लास वाले ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। उसमें लाइव क्लास की लिंक मिलती रहेगी समय समय पर। इसके अलावा आपको वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे वहीं पर, तमाम सारे वीडियो लेक्चर्स के अलावा आपको वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसमें पीडीएफ नोट्स मिलेगा। और पीडीएफ नोट्स की तैयारी, आपकी पीडीएफ नोट्स जो है आपकी बार आपके रिवीजन के हिसाब से बनाए गए, ताकि आप जब पीडीएफ नोट्स पढ़ें तो आपको समझ में आ जाए। आपको मतलब सरल से सरल भाषा में पीडीएफ नोट्स मैं तैयार किया हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए, ठीक है। पीडीएफ नोट्स के इसमें क्या होगा, एमसीक्यूज टाइप के मॉडल पेपर की पीडीएफ नोट्स विद आंसर, यानी आंसर के साथ, और डिस्क्रिप्शन के साथ, यानी कि आंसर भी डिस्क्रिप्शन में साथ में ही रहेगा। इसके अलावा लिखित टाइप के क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन आंसर भी साथ ही में होंगे। और चैप्टर के अंत में एक प्रैक्टिस सेट भी लगाया जाता है, तो वो सब आपको मिलेगा मात्र और मात्र 100 रुपए में। केवल एक सब्जेक्ट जियोग्राफी का ही नहीं बेटा, बल्कि सभी सब्जेक्ट का। जैसे कि आपका 3 मेजर सब्जेक्ट है, एक माइनर सब्जेक्ट, एक को करिकुलर सब्जेक्ट। को करिकुलर के लगभग में 10 प्रैक्टिस सेट विथ आंसर की, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन के साथ सब कुछ मिलेगा। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, विजन क्लास, मैराथन क्लास, सब कुछ मिलेगा मात्र 100 रुपए फीस में, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, सभी विश्वविद्यालयों के लिए वैध सिलेबस है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, एमजे प्यारू बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, बीरबहादुर पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, एमजे प्यारू बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, मासा कुमारी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय। इसके अलावा मासा कुंभरी राजा महेंद्र प्रताप सिंह हो ही गया आपका, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, ऐसे बिहार के विश्वविद्यालय, राजस्थान के विश्वविद्यालय, और ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय, जहां पर भी आपको ये पढ़ना है, जहां पर भी आपको समझना है, तो इससे चीजें मिल जाएंगी आपको, ठीक है। किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत नई शिक्षा नीति के अनुसार जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ आपको मिलेगा मात्र 100 रुपए फीस में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, तुरंत एसएमएस कीजिए, तुरंत हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। मात्र 100 रुपए फीस में आपको सब कुछ मिलेगा। तो पर्यावरण, आप पारिस्थितिकी के, आप पर्यावरण समझ चुके थे पहले भी, पहले चैप्टर में। दूसरा चैप्टर चल रहा है आपका, इसमें हम पारिस्थितिकी के बारे में चर्चा करें। पारिस्थितिकी माने इकोलॉजी के बारे में। पारिस्थितिकी की परिभाषा हम लोगों ने देख ली है। अगला टॉपिक, मतलब अगला हेडिंग डालिएगा, पारिस्थितिकी की विशेषताएं, की फीचर्स ऑफ इकोलॉजी या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोलॉजी। हेडिंग डालिएगा बेटा, पारिस्थितिकी की विशेषताएं। देखिए, पारिस्थितिकी की विशेषताएं। पहली विशेषता, पारिस्थितिकी अंतः विषयी, यानी कि अंतः विषयी सब्जेक्ट है पारिस्थितिकी। यह जीव विज्ञान, भूगोल, रसायन, भौतिकी, मौसम विज्ञान आदि विषयों को जोड़ती है। क्या? जो एक प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी जीव विज्ञान में भी पढ़ना पड़ता है, भूगोल में, रसायन विज्ञान में, भौतिकी में, सभी में, मौसम विज्ञान में, सब में पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी के बारे में पढ़ना पड़ता है। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता इसकी है, जीव और पर्यावरण के संबंधों पर केंद्रित है। जीव और पर्यावरण, इन दोनों के बीच में जो संबंध होते हैं, उन्हीं संबंधों के बारे में अध्ययन करता है। यह विशेष रूप से जीवों और उनके चारों ओर के जो जैविक और अजैविक, जैविक घटक माने कि जो आपके जीव जंतु हैं, वनस्पतियां हैं, वो। अजैविक माने क्या होता है, जो कि जलवायु, मिट्टी, ये सब है, ठीक है, तापमान वगैरह, ये सब, इन सभी घटकों के बीच संबंधों को समझती है। ये होता है, ये एक दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता आप लिखिएगा, संतुलन और पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन, यानी कि ये संतुलन और पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करता है। पारिस्थितिक तंत्र माने कि इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किसे कहते हैं? एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा तंत्र जहां पर, जैसे झील एक पारिस्थितिक तंत्र है। अब झील का अध्ययन करना हुआ तो झील में किसका अध्ययन करना होगा? जो मछली रहती है, तमाम जीव जंतु, जलीय जीव जंतु जो है, उन जलीय जीव जंतुओं का झील पर क्या प्रभाव पड़ता है और झील का उन जंतुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसी प्रभाव को, इसी संबंध को, यानी झील का मछली से क्या संबंध है, मछली का झील से क्या संबंध है, इन्हीं संबंधों का, इसी प्रभावों का अध्ययन, तापमान, जल, मृदा, इन सभी का क्या संबंध पड़ता है उनसे, उन्हीं का अध्ययन जो है पारिस्थितिकी करता है। तो यहाँ पर इकोसिस्टम जो होता है, जलीय मतलब कि ये इकोसिस्टम है, यानी कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र हो गया, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र हो गया, घास के मैदान हो गए, जंगल हो गया, ये सब चीजें होती पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आती हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर। तो वही चीज है,
तो पारिस्थितिकी संतुलन यानी इकोलॉजिकल बैलेंस, पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम, खाद्य श्रृंखला, इन सभी का अध्ययन भी इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फूड चेन का अध्ययन किस तरीके से एक व्यक्ति एक छोटी मछली को बड़ी मछली खा लेती है, फिर बड़ी मछली को उससे बड़ी मछली खा लेती है, इस तरीके से सिस्टम। या फिर ऐसे एक जो है कीड़े को, मतलब एक घास को कीड़ा खाता है, कीड़े को मेढक खा लेता है, मेढक को सर्प खा लेता है, तो इस तरीके से खाद्य श्रृंखला चलती रहती है। चौथी विशेषता, अस्थायित्व की अवधारणा। इकोलॉजी यह भी दर्शाती है कि पारिस्थितिकीय तंत्र कैसे दीर्घकालीन अस्थायित्व बनाए रखता है, लंबे समय तक किस तरीके से पर्यावरण की गुणवत्ता को बचाए रखता है। मानव की भूमिका पर प्रकाश डालती है ये पारिस्थितिकी। यह मानव जनित कारणों से हो रहे पर्यावरणीय परिवर्तन, जैसे कि प्रदूषण बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जो है पूरा जो है ब्रह्मांड गर्म हो रहा है, पूरी पृथ्वी गर्म हो रही है, इसको समझने में भी पारिस्थितिकी हमारी मदद करती है। इसके अलावा अगली विशेषता पारिस्थितिकी की इकोलॉजी की समस्या समाधानात्मक है, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रकृति है इसकी। पारिस्थितिकी के माध्यम से पर्यावरणीय समस्याओं की पहचान और समाधान कर पाना संभव होता है, इसलिए इसकी विशेषताएं, ये सारी विशेषताएं इसी की हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक का हेडिंग डालिएगा, पारिस्थितिकी का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजी। लिखिएगा पहला महत्व, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना। इकोलॉजी यह बताती है किस प्रकार प्राकृतिक यानी इकोसिस्टम में संतुलन बनाना चाहिए, बनाए रखना चाहिए। तो यानी पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए इकोलॉजी जरूरी है, इसका महत्व है। दूसरा महत्व लिखिएगा, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सहायक है। जो प्राकृतिक जो संपदा है, जैसे इसके अध्ययन से जल, वायु, वन, भूमि, इन सभी का संरक्षण संभव हो पाता है, क्योंकि पारिस्थितिकी बताती है कि जल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए वन कितने इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए पेड़ पौधे कितने इंपॉर्टेंट हैं, यही हमको बताती है। इसलिए हम जो है इन सभी का संरक्षण करने के लिए तत्पर हो पाते हैं, ये भी इसका महत्व है। इसके अलावा तीसरा महत्व लिखिएगा, तीसरा महत्व है जैव विविधता की रक्षा करती है, यानी कि जीवों की जो विविधता वाले क्षेत्र हैं उनकी रक्षा करती है। पारिस्थितिकी के माध्यम से विभिन्न जैविक प्रजातियों के संरक्षण की योजनाएं बनाई जाती है कि भाई इस स्थान पर फलाने जीव जंतु रहती है, उसको किस तरीके से सुरक्षित किया जाए। तमाम प्रकार के जो है रिजर्व क्षेत्र घोषित किए जाते हैं, तो पारिस्थितिकी के द्वारा ही उसका अध्ययन करके तभी घोषित करते हैं। चौथा महत्व यह है पारिस्थितिकी का कि जलवायु परिवर्तन को समझने में सहायता करता है। क्या करता है? जलवायु परिवर्तन को समझने में सहायता करता है, यानी ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत में छिद्र जो है, ऐसे तमाम प्रकार की समस्याओं के मूल कारणों को समझने में इकोलॉजी उपयोगी होती है। यानी ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, ग्लोबल जो है वातावरण का तापमान बढ़ रहा है, ये सभी को समझने में हमारी मदद करता है। कौन? ये क्या नाम है, बेसिकली पारिस्थितिकी। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? वातावरण गर्म हो रहा है, क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो रही है। इससे क्या होगा? ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, नदियों में पानी बहुत ज्यादा बहेगा, बाढ़ आएगी, तमाम समस्याएं उत्पन्न होंगी। ओजोन परत में छिद्र हो रहा है क्योंकि सीएफसी गैसों का बहुत ज्यादा प्रचलन हो चुका है। एसी से, फ्रिज से खूब ज्यादा सीएफसी गैस निकलती है। इस गैस को एक प्रकार से, इस गैस से वातावरण में नुकसान होता है, यानी कि ओजोन परत क्षीण होती है। वातावरण को सबसे ज्यादा गर्म कौन सी गैस करती है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। वातावरण को सबसे ज्यादा प्रदूषित कौन सी गैस करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। ठीक है, और वातावरण को सबसे ज्यादा जो है नुकसान, मतलब की जो है ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान कौन सी गैस पहुंचाती है? तो वो है आपकी CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, पांचवा महत्व है इकोलॉजी का सतत विकास, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है। सतत विकास वैसा विकास होता है जो पर्यावरण की क्वालिटी को ध्यान में रख करके किया जाता है। पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन की दिशा में कार्य करने के लिए पारिस्थितिकी की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि सतत विकास क्या होता है? ऐसा विकास करे ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचे रह सके, भविष्य की पीढ़ी भी उच्च गुणवत्तापूर्ण क्या नाम है, पर्यावरण का आनंद ले सके। यानी पर्यावरण की गुणवत्ता को बचा करके उसकी क्वालिटी में बिना कमी किए हम जब विकास करते हैं, तो ऐसा विकास सस्टेनेबल विकास यानी कि सतत विकास कहलाता है। ठीक है, ऐसा विकास संवर्धनीय विकास कहलाता है, ऐसा विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। इसके लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगला जो महत्व है इसका, प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व चेतावनी भी ये हमको दे देती है। पर्यावरणीय असंतुलन से जुड़ी समस्याओं की पहचान करता है इकोलॉजी, और समय रहते बचाव संभव होता है। तो ये भी बता देता है कि भाई समय रहते बचाव हम इसको कर पाते हैं जब हमको पहले से सूचना मिल जाती है किसी भी घटना की, किसी भी समस्या की। सॉरी, तो इस तरीके से आप चीजें कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आपको मैंने आपको समझाया। तो पारिस्थितिकी की ये सारी चीजें थी, यानी कि प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व चेतावनी, ये महत्व है, सतत विकास ये भी महत्व है, जलवायु परिवर्तन में समझने में सहायक है, जैव विविधता की रक्षा करता है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सहायक है, पर्यावरण संतुलन बनाए रखता है। इस तरीके से पारिस्थितिकी का महत्व आपने समझ लिया, ये चीजें आपकी हो गई। ठीक है, अब निष्कर्ष के तौर पर हम इसको समझ सकते हैं कि निष्कर्षता हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बाबू, कि पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी आज के युग में सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय विज्ञानों में से एक है। दूसरी बात, यह न केवल हमें प्रकृति यानी नेचर के साथ साथ जीवों के संबंध में समझने में मदद करता है, बल्कि यह पृथ्वी के जीवन संतुलन को बनाए रखने का आधार भी प्रस्तुत करता है, ताकि पृथ्वी पर जीवन अच्छे तरीके से बना रहे, इसके बारे में भी हमको बताता है। इसके अलावा इकोलॉजी के माध्यम से हम यह जान पाते हैं कि कैसे सभी जीव एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे पर कैसे जीव निर्भर हैं, और क्यों जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच संतुलन आवश्यक है। अगर आवश्यक नहीं, मतलब आवश्यक है तो क्यों आवश्यक है, इसकी पूरी व्याख्या करता है। इसके अलावा पारिस्थितिकी के अध्ययन से हमें पर्यावरणीय समस्याओं को समझने में और उनके समाधान, जो पर्यावरण की समस्याएं होती हैं उनका समाधान ढूंढने में हमको मदद मिलती है। ठीक है, और इस दिशा में हम कार्य कर पाते हैं, ताकि जो है हम पर्यावरणीय समस्याओं को समाप्त कर पाए। इसके अलावा अगला विशेषता लिख सकते हैं आप निष्कर्ष में, कि आज की बदलती जलवायु और पर्यावरणीय संकटों के बीच पारिस्थितिकी का ज्ञान हर एक मानव को जरूरी है जानना, मानव अस्तित्व के लिए अनिवार्य बन चुका है। और अगर मनुष्य इसको नहीं समझेगा तो मनुष्य का एलिमिनेशन हो जाएगा, मनुष्य इस पृथ्वी पर बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह पाएगा, ये बात ध्यान रखिए। पारिस्थितिकी से जुड़े हम 10 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को समझते हैं, जो बीए, बीएससी, नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और पूछे गए क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? सबसे पहले किसने किया था बेटा? अर्नेस्ट हैकल ने किया था। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने किया था सबसे पहले इसका प्रयोग, किसका? इसी का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने 1869 ईस्वी में किया था। उन्होंने इसे उन जैविक संबंधों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जो जीवों और उनके पर्यावरण के बीच होते हैं। ठीक है, ये आपके लिए लिख दिया गया ताकि आप इसको पढ़ करके समझ पाए। तो इस तरीके से ऐसे हर एक चैप्टर के नीचे आपको ये चीजें मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवों की आंतरिक रचना का अध्ययन करना नहीं, मानव शरीर की क्रियाओं का अध्ययन करना नहीं। पारिस्थितिकी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पारिस्थितिकी का मुख्य उद्देश्य है जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करना। बिल्कुल सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीवों और उनके पर्यावरण संबंधों के पर्यावरणीय संबंधों का अध्ययन करना। ठीक है, इकोलॉजी एक ऐसा विषय है जो जीवों और उनके भौतिक परिवेश के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है, जिससे जैविक संतुलन और पारिस्थितिक तंत्र में को समझा जा सकता है, इकोसिस्टम को जाना जा सकता है। अगला चैप्टर इकोसिस्टम ही पढ़ेंगे हम, ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, पारिस्थितिकी का मूल तत्व क्या होता है? पारिस्थितिकी का मूल तत्व होता है जीव। ठीक है, मूल तत्व क्या है? जीव। जीवों पर ही पारिस्थितिकी पूरा टिका हुआ है, ध्यान रखिए। इकोलॉजी का मूल आधार होता है जीव यानी कि ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसी के माध्यम से जैविक और अजैविक घटकों के संबंधों को समझा जाता है जीवों के माध्यम से। चौथा प्रश्न आ चुका, पारिस्थितिकी का अध्ययन किन स्तरों पर किया जाता है? तो पारिस्थितिकी का अध्ययन जो होता है वह एक प्रकार से किसके स्तर पर किया जाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका अध्ययन व्यक्ति, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र और जीवमंडल के स्तर पर। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर था, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी का अजैविक घटक है? अजैविक घटक देखिए, घास जैविक घटक है, शेर जैविक घटक है, सूर्य का प्रकाश अजैविक घटक है। ठीक है, इसके अलावा अगला आपका ऑप्शन है कीट। कीट भी जैविक घटक है। क्लियर, ध्यान रखेंगे। सूर्य का प्रकाश, जल, वायु, तापमान आदि अजैविक घटक है, और जो पारिस्थितिक तंत्र में जीवन को प्रभावित करते हैं। छठा क्वेश्चन आ चुका है, पारिस्थितिकी के किस शाखा में जलवायु और भूगोल का विशेष अध्ययन किया जाता है? तो पारिस्थितिकी किस शाखा में जलवायु और भूगोल का? उष्णकटिबंधीय परिस्थिति, स्थिर परिस्थिति, भूदृश्य या मानव परिस्थिति। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? भूदृश्य पारिस्थितिकी में। ठीक है, भूदृश्य पारिस्थितिकी यानी कि लैंडस्केप इकोलॉजी भौगोलिक संरचना, जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, 7वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है, पारिस्थितिकी को विज्ञान की एक शाखा के रूप में कब से माना जाता है? इसको जो है वो 20वीं शताब्दी में माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 20वीं शताब्दी का मतलब होता है 1901 से लेकर के 2000 ईस्वी के बीच, इसी को 19वीं शताब्दी कहते हैं। हालांकि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन इसे एक स्वतंत्र वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में 20वीं शताब्दी में मान्यता प्राप्त होती है।
8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, पारिस्थितिकी किस प्रकार की विज्ञान है? पारिस्थितिकी किस प्रकार का विज्ञान है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पारिस्थितिकी किस प्रकार का विज्ञान है बेटा? तो पारिस्थितिकी केवल जैविक विज्ञान है, केवल रासायनिक, केवल अंतर्विषयी या सामाजिक? तो ये एक प्रकार से पारिस्थितिकी किस प्रकार का विज्ञान की शाखा है? ये अंतर्विषयी शाखा है, ठीक है, कई विषयों में शामिल है। इकोलॉजी को अंतर्विषयी विज्ञान माना जाता है क्योंकि इसमें जीव विज्ञान, भूगोल, रसायन, भौतिकी, समाजशास्त्र सारे विषय समाहित होते हैं, इसलिए इसको अंतर्विषयी शाखा कहते हैं विज्ञान की। 9वां क्वेश्चन आ चुका है, 9 नंबर, मानव पारिस्थितिकी ह्यूमन इकोलॉजी का मुख्य केंद्र बिंदु क्या होता है? तो इसका जो मुख्य केंद्र बिंदु होता है, मानव और पर्यावरण के बीच संबंध ही होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर का, बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आपका है। ठीक है, ह्यूमन इकोलॉजी अध्ययन करता है कि मानव समाज अपने पर्यावरण से कैसे प्रभावित होता है और मनुष्य अपने पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है, दोनों को समझता है ह्यूमन इकोलॉजी। 10वां क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न, पारिस्थितिकी शब्द में इको शब्द का क्या अर्थ होता है? इको माने ग्रह होता है या जीवन होता है? इको माने क्या होता है बेटा? घर या आवास। इको माने क्या होता है? घर या आवास को इको कहते हैं। लोगों को लोजिया, मतलब कि आइकोस को, आइकोस शब्द से बना, ग्रीक भाषा का शब्द आइकोस। इको शब्द ग्रीक भाषा के आइकोस शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है घर या आवास। इसका तात्पर्य जीवों के प्राकृतिक आवास से होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आप लोगों ने जो है चैप्टर संख्या 2 के बारे में चर्चा कर लिया। अब अगला जो वीडियो आएगा वो चैप्टर संख्या 3 का आएगा, जिसमें पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार से अपना प्यार और दुलार हमेशा बना रखिए। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।